तक बढ़ गई है। पार्किंसंस 98 to 95% केसेस में जेनेटिक नहीं होता, जो आपका एक और सवाल था। 2 to 3% या अप टू 5% इन सब स्टडीज में जेनेटिक होता है, मगर उनमें जब पार्किंसन होता है यंग एज में आता है, जैसे वो डेनमार्क वाले को दिखाया था। बट ज्यादातर मरीजों में ये स्पोरैडिक है, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों का एक सम्मिलित इफेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, दवाइयां काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। विदिन 5 to 7 years दवाइयां जब काम करना कम कर दे, और सेकंड जब दवाइयों के साइड इफेक्ट हो, जो मैं आपको दिखा रहा था, वो लेडी पूरे दवाई खा के हिल रही थी, वो जेंटलमैन डिस्काइनेशिया जिसको बोलते हैं। तो या तो दवाई का इफेक्ट कम हो जाए जो 5 से 7 साल के अंदर अंदर होने लगता है, या फिर दवाई से इतना साइड इफेक्ट है कि वो दवाई मरीज ले ही ना पाए। तो इन दो केसेस में थंब रूल, वैसे तो हम पूरा एक असेसमेंट करते हैं, एक बोर्ड बिठाते हैं, एक मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक होता है हमारे अस्पताल में, जहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट है, एक न्यूरोसर्जन है, एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, पूरी एक टीम है। हम चर्चा करके डिसाइड करते हैं कि ये सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं। मगर अगर आप साधारण भाषा में एज ए थंब रूल पूछे तो ये दो चीजें, दवाई का काम करना कम हो जाना, जो दवाई 4 घंटे इंसान, एक डोज 4 घंटे इंसान को एक्टिव रही थी, जो बाद में जाके अब 1 घंटे या 2 घंटे में आ गई हो, 12-14 दवाइयां खानी पड़ रही हो 2-4 की जगह, या फिर दवाई के साइड इफेक्ट जो आपने देखे जिसको हम डिस्काइनेशिया बोलते हैं। तो इन दो केसेस में तो करना है ही। इम्प्लांट कॉस्ट एवरेज, आप अस्पताल तो अस्पताल का रेंज बना पूरा सब कुछ मिला के, इम्प्लांट और सारा कुछ मिला के, तो 18 से 20 का एक रेंज बैठता है। तो हमारे मेदांता में सबसे कम में होता है 18 में, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो वी गेट इट ऑन सब्सिडाइज्ड रेट। वी एंड सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो लाइक एम्स, दे आल्सो गेट अप, बट इतना तो है। मगर जो सिल्वर लाइनिंग है उसकी वो ये है कि सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएचएस, ईसीएचएस पैनल्स, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स इसको 90% कवर कर देते हैं, तो मरीज को उतना बोझ नहीं पड़ता। सेकेंड, आजकल सारे इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर करते हैं, जो कि 10 साल पहले ऐसा नहीं था सिचुएशन। तो खर्चा इज द लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यूजुअली, क्योंकि ऐसी जिंदगी से तो पेशेंट कहता है कि, और हमने स्टडीज की है, 4 साल ऐसे मरीज को आप दवाइयां दे रहे हो, उनको उनके लिए आपको केयर गिवर रखना है, नर्स रखनी है, उसमें जो खर्चा होता है, और इस सर्जरी के बाद 4 साल में अगर आप नफा देखो तो इसमें कम नुकसान है। ये कितना दिन तक, मतलब सर्जरी के बाद कितना दिनों तक ये काम देता है? इफेक्ट तो लाइफ लॉन्ग रहता है, मगर जैसे हम लोग घड़ी की बैटरी बदलते हैं, उसी तरह 15 से 25 साल के बीच में, डिपेंडिंग कौन सी बैटरी आप लगा रहे हो, बस बैटरी बदलनी होती है। ब्रेन में एक बार ही काम होता है, बैटरी बदलने का काम 10 मिनट का होता है। कोई सुबह आया, हमने 10 मिनट में बैटरी बदल के दोपहर तक घर भेज दिया, फिर और 15 से 25 साल चल जाएगा। तो ऐसे करके जो इफेक्ट है इसका, वो सारी जिंदगी हम मेंटेन कर चुका हूं मैं। जब मैंने 200 केस कंप्लीट किए तो आई वाज फेलिसिटेटेड बाय मेदांता, एंड हमारे रिजल्ट्स अभी तक टचवुड वी आर डूइंग द बेस्ट, इवन मोर देन एंड बेटर देन एम्स। बट ये कोई घमंड की बात नहीं है, दिस इज रिजल्ट। बट हमारा मकसद वहां नहीं रुकता, हमारा मकसद है कि इसको, इस थेरेपी को डिसेंट्रलाइज करें, हर शहर में पहुंचाए। कुछ अभी क्या रह गया है, कुछ चंद शहरों में होता है, 23-24 स्टेट्स है जहां पे ये सर्जरी होती ही नहीं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, पेशेंट्स को पता लगे कि ऐसे हजारों लाखों मरीज है जो इन बीमारियों से त्रस्त है, पार्किंसन, डिस्टोनिया, एस्ट्रेमर, इवन एपिलेप्सी, ओसीडी एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। इन सब में जहाँ दवाइयाँ काम ना करे तब ये कर सकते हैं, मगर अवेयरनेस की जरूरत है ताकि हर शहर में हम जाके ऐसे सेंटर्स बना सके। जैसे बांग्लादेश में सबसे पहला जो डीबीएस का मैंने किया था, फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश 3 years बैक, इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ढाका। तो अब तक 25-26 सेंटर हम ऑल ओवर इंडिया से खोल भी चुके हैं। तो नॉट ओनली वी आर डूइंग, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड द थेरेपी, क्योंकि 150 करोड़ जनता में मुश्किल से 500 डीबीएस होते पूरे साल में, पेन पेसमेकर होने चाहिए 50,000 कम से कम, क्योंकि 10% की बर्डन है बीमारी।
एवरेज बीमारी की बर्डन जो होती है जो दवाइयों से काम नहीं करती वो अराउंड 10% है। तो अगर आपने सही पेशेंट सिलेक्ट किया तो आपको ये नतीजा मिलेगा। जैसे इन पे देखिए, सॉरी, and we can see that the tremor has come back immediately. Right? का जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रेस मीट था उसका ये उद्देश्य था कि कुछ न्यूरो की बीमारियां हैं जैसे पार्किंसन, जैसे जिनमें हाथ कांपता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, डिस्टोनिया जिसमें अकड़न हो जाती है शरीर के किसी एक भाग में या पूरे शरीर में, एसेंशियल ट्रेमर, काम करते हुए हाथ कांपना, एपिलेप्सी जो मिर्गी, या ओसीडी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। ऐसी बीमारियों में जब दवाइयां और बाकी थेरेपी काम ना करे तो उन मरीजों का अब हताश होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही नायाब सर्जरी है जिसको हम ब्रेन पेसमेकर सर्जरी बोलते हैं, अभी काफी कॉमनली हो भी रही है हमारे सेंटर में। उसके सहारे हम मरीज के इन सिम्टम्स को जो अभी हमने बताए कंट्रोल कर सकते हैं। जो मरीज बेड रिडन हो गया है या व्हील चेयर बाउंड हो गया है, सारे होप खो चुका है, उनको फिर हम नॉर्मल लाइफ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस ला सकते हैं। गुड क्वेश्चन। बीमारी जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जड़ से तो ठीक नहीं होती मगर आप कंट्रोल में रख सकते हो उसको। उसी तरह ये जो पेसमेकर है सारी जिंदगी सिम्टम्स को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि बीमारी बढ़ती रहती है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए आप इस पेसमेकर को बीच बीच में प्रोग्रामिंग करते हो, करंट बढ़ाते हो, कुछ पैरामीटर्स चेंज करते हो ताकि हमेशा एक कदम बीमारी के आगे रह सके। जैसे आम बीमारियों में जैसे हाई बीपी की हो गई, डायबिटीज हो गई, आज जितनी दवाई है 5 साल बाद उससे ज्यादा दवाई की जरूरत है। उसी तरह इस पेसमेकर को भी हम अडेप्ट कर सकते हैं बीमारी के प्रोग्रेस के हिसाब से।